नमस्कार दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 के मॉक 1 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के विश्लेषण करने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। जहां तक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की बात है, यह प्रश्न पत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत क्षेत्रों को कवर करता है। इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए सभी प्रश्नों का खंडवार विश्लेषण दिया है। और जहां तक हम देख सकते हैं, इस प्रश्न पत्र में इतिहास के 14 प्रश्न, कला एवं संस्कृत के 9, राज्य व्यवस्था के 15 प्रश्न, भूगोल के 12 प्रश्न, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के 16 प्रश्न, अर्थव्यवस्था के 16 प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 17, समसामयिकी एवं सामान्य ज्ञान से 1 प्रश्न और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं। हालांकि यह हमारे विश्लेषण का भाग है, किंतु विशेषकर इस विषय से कोई प्रश्न इस पत्र में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त इस विश्लेषण का उद्देश्य है आपको दिशा निर्देश देना, यह दिशा निर्देश देना कि जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके सभी विकल्प सही होते हैं। हम ऐसे प्रश्नों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करेंगे। जहां तक ऐसे प्रश्नों का सवाल है जिनमें सारे ही विकल्प सही हैं या सारे ही कथन सही हैं, उनमें विश्लेषण की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। किंतु ऐसे प्रश्न जहां पर सारे ही विकल्प गलत हैं या एक विकल्प गलत है या 2 गलत हैं, वहां पे हमें बताया जाएगा कि वो विकल्प क्यों गलत है। आपने देखा होगा, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में प्रस्तुत हो चुके हैं या आपने मॉडल प्रश्न पत्र या मॉक प्रश्न पत्र हल किया है, तो आप ये देखेंगे कि कुछ प्रश्न सीधे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनमें कोई जानकारी या कोई तथ्य पूछा जाता है। किंतु कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरा प्रश्न किसी एक मुख्य बिंदु, एक शब्द पर या एक वाक्य पर टिका होता है, और वही की पॉइंट, वही मुख्य बिंदु के हटा देने से या उसे लगा देने से वह प्रश्न गलत हो जाता है या सही हो जाता है। अर्थात कुल मिला के संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि हम उन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा गौर फरमाएंगे जहां पर उस प्रश्न में कोई अड़चन है, कुछ क्लिष्ट है या कोई की पॉइंट है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए प्रश्न संख्या 100 तक के सभी प्रश्नों पर नहीं, किंतु कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु वाले प्रश्नों को विश्लेषण देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 1857 के विद्रोह के बारे में है और पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, विद्रोह कानपुर के पतन तक चलता रहा। 2, विद्रोह मध्य भारत और ऊपरी गंगा के मैदानी भागों तक सीमित था। 3, विद्रोह को पंजाब के सिख शासकों का समर्थन प्राप्त था। इस प्रश्न के 3 कथनों में से केवल एक कथन सही है, जो है कथन 2, अर्थात विद्रोह मध्य भारत और ऊपरी गंगा के मैदानी भागों तक ही सीमित था। इस स्थिति में हमारा सही उत्तर बनता है विकल्प बी, केवल 2। कथन 1 इसलिए गलत है क्योंकि 1857 का विद्रोह 1858 में जाके समाप्त हो पाया। 1858 में ये दबाया जा सका और इसका पतन ग्वालियर के एनेक्सेशन या ग्वालियर के विलय से हुआ। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह को पंजाब के सिख शासकों ने समर्थन नहीं दिया, इसके विपरीत उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रश्न 1 विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, पॉलिटी अर्थात
राजनीति से है, किंतु यह भारत की राजनीति की तुलना उसके पड़ोसी देश श्रीलंका की राजनीति से की गई है। दोनों देशों के राष्ट्रपति के चुनाव और शक्तियों के संबंध में एक तुलनात्मक प्रश्न है यह, और इस प्रश्न का कथन एक गलत है, क्योंकि श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन राष्ट्रपति को संविधानेतर शक्तियां प्रदान नहीं करता, वरन 13वां संशोधन प्रांतीय परिषदों की स्थापना के साथ प्रांतों को शक्तियों के स्थानांतरण की बात करता है। कथन एक गलत होने की स्थिति में कथन 2, 3, 4 सही बनते हैं और हमारा सही विकल्प बनता है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 3 में चारों कथन सही हैं, इस पर विशेष विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 4 में निर्भय प्रक्षेपास्त्र सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह सबसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र नहीं है। केवल 1 और 2 सुमेलित हैं, अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है। यही स्थिति प्रश्न संख्या 5 के साथ है। मैंग्रोव वन दलदली और मीठे जल में पनप नहीं सकते, इनके लिए खारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 5 के लिए ये विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो ज्वार और भाटा से ग्रसित होते हैं, अर्थात कथन 3 गलत है और 1 और 2 केवल सही है। विकल्प ए हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 सतत विकास से संबंधित प्रश्न है और इसमें कथन 3 गलत है, क्योंकि सतत विकास की जो अवधारणा है या इसकी जो अभिधारणा है वह वैश्विक निर्धनों की संपूर्ण आवश्यकताओं पर केंद्रित नहीं है, किंतु उनकी आवश्यकताएं जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अर्थात उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसी पर केवल केंद्रित है, मूलभूत आवश्यकताओं पर केंद्रित है, ना कि संपूर्ण आवश्यकताओं पर। कथन 3 गलत हो जाने की स्थिति में 1, 2 और 4 अर्थात विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है। प्रश्न संख्या 7 का जो कि संलेखना जैन धर्म से संबंधित कर्मकांड पर आधारित है, इसमें कथन 3 गलत है। कथन 3 गलत इसलिए है क्योंकि इसमें स्वस्थ युवा वयस्कों को शामिल नहीं किया जाता, उन्हें संलेखना कर्मकांड की अनुमति प्राप्त नहीं होती, अर्थात केवल 1 और 2 सही है। विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। नील विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, यह नील उत्पादकों के विरुद्ध था, और यह तथ्य कथन 1 को गलत साबित करता है। कथन 1 गलत होने से 2, 3, 4 सही हो जाते हैं और हमारा सही उत्तर बनता है विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों से भारतीय संविधान ने कैसे बचाव या सुरक्षा प्रदान करने के कौन से प्रावधान दिए हैं, इस पर यह प्रश्न केंद्रित है। यह बताता है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का कोई दुर्भावना से परिपूर्ण प्रयोग न कर पाए, उसके लिए क्या बचाव दिए गए हैं। संबंधित 4 कथनों में कथन 1 गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा बनाए गए कानून के समानांतर नहीं है। यह कथन गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के द्वारा बनाए गए कानून के समानांतर ही है या राष्ट्रपति की शक्तियों में उद्धृत है, किंतु यह कथन इसके अतिरिक्त भी गलत है, क्योंकि यह कथन किसी प्रकार के बचाव वाले प्रावधान की बात नहीं करता। अर्थात प्रश्न संख्या 9 में कथन 1 गलत है, 2, 3, 4 सही है और सही विकल्प हमारा सी हुआ। प्रश्न संख्या 10 में सभी कथन सही हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पुनः देखते हैं, चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। इससे संबंधित 5 विकल्प दिए गए हैं, उनमें बताना है कि कौन से सही विकल्प हैं। मुद्रा का अवमूल्यन करना, आयात की मांग में कमी करना, निर्यात में वृद्धि करना, अस्फीति और साक्षरवाद। मुद्रा का अवमूल्यन करने से मुद्रा की जो तुलनात्मक
मूल्य है वह कम हो जाता है, भारतीय मुद्रा की डॉलर के मुकाबले तुलनात्मक मूल्य कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आयात से होने वाला घाटा है या निर्यात से होने वाला लाभ है उसमें वृद्धि या कमी हो सकती है, जिसके तहत चालू खाता घाटा कम हो जाता है। निर्यात की मांग में कमी करना बिल्कुल एक उपाय है, क्योंकि चालू खाता घाटा बढ़ता है ट्रेड डेफिसिट से। जो हमारे व्यापार घाटा है, असंतुलित व्यापार, निर्यात कम करना और आयात अधिक करना, आयात निर्यात में जो गैप है, जो खाई है, उसको कम करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, आयात को कम करना चाहिए, जिससे कि वो गैप कम हो सके। उस गैप के कम होने से चालू खाता घाटा कम हो जाता है। अर्थात 2 और 3 भी सही हैं। और स्फीति और संरक्षणवाद ये दोनों कोई सहायक उपाय नहीं है, क्योंकि अस्फीति में माल और सेवाओं की सामान्य मूल्य में कमी होती है, और संरक्षणवाद में होता क्या है कि हम इसमें अपने स्वदेशी उद्योगों को वो प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु यह हमारे CAD को कम करने में कोई प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं होता। प्रश्न संख्या 11 केवल 1, 2, 3 विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 में जैव ईंधन की बात की गई है, उनके विवरण की बात की गई है। तो इसमें केवल 1 और 4 सही सुमेलित हैं, 2 और 3 सुमेलित नहीं हैं, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहले इथेनॉल आया, फिर बायोडीजल आया, अर्थात बायोडीजल इथेनॉल के बाद की अवस्था है। इसके अतिरिक्त शैवाल जो हैं वो उन्नत किस्म के जैव ईंधन है, अर्थात पहले इथेनॉल आया पहली पीढ़ी का, फिर बायोडीजल आया, किंतु बायोडीजल दूसरी पीढ़ी का ईंधन हुआ, शैवाल तीसरी पीढ़ी का ईंधन हुआ, और उन्नत जैव रसायन वो अंतिम पीढ़ी के ईंधन हुए। अर्थात केवल 1 और 4 सुमेलित हैं, 2 और 3 सुमेलित नहीं। हमारा सही उत्तर बनता है विकल्प सी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित प्रश्न किया गया है। हरित गृह प्रभाव मानव जनित प्रभाव है या नहीं? नहीं, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, किंतु मानव जनित गतिविधियों के कारण इस पर वृद्धि हो गई है। जिन ग्रहों पे, चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रमा पे खैर वायुमंडल ही नहीं, इसलिए वहां पे बात नहीं कर पाएंगे। ऐसे ग्रह जहां पर वायुमंडल है, मंगल ले लीजिए, शनि ले लीजिए जो गैसों से ही बना हुआ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस पाई जाएगी तो वो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करेगी, जबकि वहां पे मानव बस्तियां नहीं है। अर्थात मानव जनित प्रभाव नहीं है, किंतु मानवीय गतिविधियों ने हरित गृह प्रभाव में वृद्धि की है। जब धरती पर मानव नहीं थे तब भी हरित गृह प्रभाव था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन गैस थी, वाटर वेपर्स थी। ये सब क्या करते हैं, ये जो इंसोलेशन है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, रेडिएशन है, विकिरण है, उसकी जो दीर्घ तरंगे होती हैं, जैसे कि अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, ये अवरुद्ध कर देती हैं, और वो परावर्तित होकर पर्यावरण में, वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाता, जिससे पर्यावरण गर्म हो जाता है। अर्थात कथन ए गलत है, कथन बी भी गलत है, क्योंकि लघु तरंग दैर्ध्य वाली नहीं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को अवशोषित करते हैं, और ऐसी स्थिति में कथन सी सही है। केवल कांच की बनी हुई इमारत हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि वो विकिरण को अवरुद्ध करती है। प्रश्न संख्या 13 विकल्प सी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 14 के सभी विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 सत्रिय डांस, सत्रिय नृत्य आसाम से संबंधित है, इसलिए केवल 1 और 2 सही उत्तर बनते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्तों के विषय में कहा गया है कौन से कथन सही नहीं है, तो सभी कथन सही हैं, इसलिए यह उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कौन से कथन सही नहीं है। सारे कथन सही हैं, इसलिए विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 17
भारतीय नाभिकीय रिएक्टर की तुलना वैश्विक नाभिकीय रिएक्टर और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा की तुलना वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा से की गई है। पूछा गया है कौन से संबंध में सही है। भारतीय रिएक्टर अमेरिकी रिएक्टरों की तुलना में कम ऊर्जा उत्पादन करते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि भारतीय रिएक्टरों की ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वह लगभग वैश्विक क्षमता के बराबर है। भारतीय रिएक्टरों की प्राकृतिक यूरेनियम को संवर्धन करने की क्षमता कम है। भारतीय रिएक्टरों की तुलना में आयातित रिएक्टर महंगे हैं, या फिर भारतीय रिएक्टरों में प्लूटोनियम निष्कर्षण के लिए प्रयोग किए जा चुके ईंधन की पुनर्प्रसंस्करण क्षमता की कमी है। प्रश्न संख्या 17, इसमें केवल कथन 2 और 4 सही है। भारतीय रिएक्टर की तुलना में आयातित रिएक्टर महंगे हैं, ऐसा कहना सही नहीं है, इसलिए कथन 1 और 3 गलत हैं, केवल 2 और 4 सही है और विकल्प बी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूंजी निर्माण के 2% को शेयर 2% शेयर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नियत किया गया है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। प्रश्न संख्या 19 और सही कथन बताने हैं। कथन 1 सही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सही है, स्वतः सही हो जाता है, इसरो द्वारा विकसित किया गया एक उपग्रह प्रणाली है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि IRNSS का मुख्य उद्देश्य केवल नागरिक उपयोग के लिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस प्रदान करना नहीं है, वरन यह स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और अर्थात SPS की सर्विस भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की स्थिति बताने के लिए कर सकता है, अर्थात सामरिक उपयोग के लिए भी किया जा सकता है। कथन 2 गलत है, केवल 1 सही है, विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। जब हम पारिस्थितिकी पर्यावरण की बात करते हैं तो कुछ मूलभूत अवधारणाओं में से एक ये भी आता है BOD, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, जैव रसायन ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं। तो यह सीधे एक अवधारणा है, किसी पारिस्थितिकी में, किसी पर्यावरण तंत्र में जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसे ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रसायन ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। विशेषकर जब हम जलीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो उस जलीय क्षेत्र में जो जैविक कूड़ा करकट है उसके अपघटन के लिए जीवाणु जिस मात्रा में ऑक्सीजन की मांग करते हैं वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। किसी दूषित या प्रदूषित जल क्षेत्र में जब घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हम कहते हैं उसका BOD बढ़ गया है, अर्थात मांग बढ़ गई है। इसलिए जिस जलीय क्षेत्र में जितनी ज्यादा BOD हाई होगी वो उतना ज्यादा प्रदूषित होगा। प्रश्न संख्या 20, विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। माजुली जानते हैं असम में स्थित एक अंतर्देशीय नदी द्वीप है। बोनालू पर्व के संदर्भ में कथन बताने हैं, सारे कथन सही हैं। लखनऊ समझौता, कौन से कथन सही है? लखनऊ समझौता के संबंध वर्ष 1916 के संबंध में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस सेशन 1916 लखनऊ में हुआ था, जिसके तहत दोनों कथन सही हैं। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में प्रस्तुत किए गए उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संशोधन विधेयक 2014 लैंड एक्विजिशन बिल या एक्ट की बात कर रहे हैं, लैंड भूमि पुनर्ग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। इसके तहत कुछ ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं जो पूर्व के बिल या पूर्व के विधेयक को कमजोर करते हैं। पूछा गया कौन से ऐसे प्रावधान हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि पुनर्वास के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाली विशिष्ट सुविधाओं से केंद्र सरकार को मुक्त नहीं किया गया है।
वह उस उत्तरदायित्व का निर्वहन केंद्र सरकार करेगी। अर्थात 1 और 2 सही है, 3 गलत है और हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है विकल्प सी। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए यह कथन 1 गलत कर देता है और 2, 3, 4 सही है। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जो बॉक्सेस बनाए गए हैं जिनके आधार पर कृषि सब्सिडी दी जाती है या विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की बात करते हैं, उसमें अंबर बॉक्स जो है वह कृषि के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27, भूस्थानिक कक्षा या थोड़ा सा अगर आप इसका अंग्रेजी रूपांतरण आप देखें तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कुछ सेंस बन रहा है, अर्थात एक ऐसी कक्षा जो पृथ्वी की घूर्णन की कक्षा के समान है। जियो सिंक्रोनस, जियो मीन्स अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ, सिंक्रोनस अर्थात रिलेटेड इन सिंक्रोनी। उत्तर मिल गया है, इसी टर्मिनोलॉजी, इसी शब्दावली से उत्तर मिल जाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूर्णन करने वाले भूस्थैनिक या भूस्थैतिक कक्षा में घूर्णन करने वाले उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान होती है, विपरीत नहीं होती, इसलिए कथन 1 गलत हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 में कथन 1 गलत हो जाता है क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप ही गति करता है। कथन 1 गलत हो जाता है, केवल कथन 2 सही है, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। विभिन्न शहरों को उनके उत्पादन से मिलान करना है। जलगांव और भुसावल केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, महाराष्ट्र के 2 शहर, 1 गलत है, 2, 3 सुमेलित हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवालों के क्षय होने से के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? यहाँ पर दिए गए सभी कारक उत्तरदायी, आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सभी कारक उत्तरदायी हैं। गर्भानृत्य के संबंध में भी दोनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनके द्वारा संपादित किए गए या निकाले गए समाचार पत्रों से मिलान करना है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट प्रथम प्रश्न पत्र निकाला था, प्रथम समाचार पत्र निकाला। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और कामरेड निकाला था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ निकाला था, इसलिए एनी बेसेंट सुमेलित नहीं है, 1 और 2 सुमेलित हैं। ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधान जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, इस संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 33 भारतीय आर्थिक गतिविधियों से प्रश्न है। यदि बाजार में धन की आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा आशातीत रूप से बढ़ा दी जाती है तो किसी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? धन की आपूर्ति, मनी सप्लाई यदि बढ़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? अनियंत्रित मुद्रास्फीति हो जाएगी। भुगतान संतुलन में मनी सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट दूसरी बात करता है। आयात में वृद्धि नहीं होगी, अनियंत्रित मुद्रास्फीति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 33 विकल्प सी। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्रायोनिक्स के संबंध में विकल्प ए सही है। क्रायो का तात्पर्य है अत्यंत कम तापमान पर। अत्यंत कम तापमान से संबंधित प्रौद्योगिकी को क्रायोनिक्स बोलते हैं। इसी आधार पर ऐसे इंजनों को क्रायोजेनिक्स बोला जाता है जिनमें फ्यूल या ईंधन के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है उसको क्रायोनिक्स या क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, अत्यंत कम तापमान पर। इसका तात्पर्य है जीवों को अत्यंत कम तापमान पर संरक्षण करने से
होता क्या है, उनका जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उनके जो शरीर में चलने वाली जैविक गतिविधियां हैं वो मंद पड़ जाती हैं और बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जिनका भविष्य में हम दोबारा पुनर्जीवित की तरह से करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। 35 कथन ए सही है। आयन मंडल के संबंध में दोनों कथन सही हैं। हरित अर्थव्यवस्था के बारे में, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में क्या तात्पर्य है? ग्रीन इकोनॉमी उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियों को बताता है जो कि इको फ्रेंडली या पर्यावरण मित्र के तौर पर कार्य करती हैं, साथ ही साथ सतत विकास को सुनिश्चित करती हैं बिना पर्यावरण क्षय के। अर्थात इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 37 में हरित अर्थव्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों में से सर्वश्रेष्ठ कथन है वह विकल्प सी है। सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में सभी कथन सही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना भी प्रारंभ की गई। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से यह स्कीम योजना प्रारंभ की गई है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 के संबंध में कथन पूछा गया, प्रश्न संख्या 39, दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में एक निर्देशानुसार केंद्र ने प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने में सहमत जताई है। इसी संबंध में हम एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके कार्यान्वयन से पहले प्रवासी भारतीयों को भारतीय चुनाव प्रक्रिया में मत देने का अधिकार नहीं था। यह कथन गलत है। प्रवासी भारतीय मत दे सकता था। जब मतदान होता तो हम कई बार पढ़ते हैं कि फला व्यक्ति ने फला जगह से आके मतदान किया, किंतु स्थिति यह थी उससे मतदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता था। यह प्रावधान हटा दिया गया है, इसलिए कथन एक गलत हो जाता है। यह प्रावधान हटा के क्या किया गया, अब केवल पोस्टल बैलेट अर्थात डाक से वोट दे सकता है। प्रॉक्सी वोट या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अभी अलाउ नहीं किया गया, अर्थात कथन 2 भी गलत है। सही उत्तर ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 41 पे आ जाते हैं। एलपीजी कनेक्शन को अपने बैंक अकाउंट प्लस आधार कार्ड से जोड़ने की जो पहल है, डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जो पहल प्रारंभ की गई उससे संबंधित प्रश्न है। पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो कथन 2 गलत है, क्योंकि आधार कार्ड का अनिवार्य होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी उपभोक्ता के पास, किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह अपने गैस कनेक्शन की जो आईडी है, जो एक नंबर मिला है उसे 15 या 16 या 17 अंकों का जो एक नंबर मिला है, वह अपने बैंक अकाउंट को देके वो दोनों को जोड़ सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रश्न संख्या 41 में केवल कथन 2 गलत है और विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पुनः पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से है। नेशनल पार्क्स अर्थात राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव अभयारण्य के बीच तुलना की गई है। तो वन्यजीव अभयारण्य एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसके कुछ कोर एरिया में ही प्रोटेक्शन या संरक्षण शामिल होता है। बाहर वन्यजीव अभयारण्य का जो बाहरी एरिया है वह मनुष्यों पशुओं के आवागमन के लिए सुचारू रूप से उपलब्ध होता है, अर्थात मनुष्य अपनी कुछ आर्थिक गतिविधियां वहां कर सकते हैं, जैसे लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, शहद इकट्ठा कर सकते हैं, जानवरों को चरा सकते हैं। इन तथ्यों के आधार पर कथन भी गलत हो जाता है जो कहता है कि वन्यजीव अभयारण्य पशुओं के चरागाह के रूप में निषिद्ध होता है। यह कथन गलत है। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान में चरागाह पशुओं को चराने की आज्ञा नहीं होती। प्रश्न संख्या 42 कथन भी गलत है और हमारा यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 के सभी विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44
अक्सर यह प्रश्न आता है, यदि हिमालय ना होता तो क्या होता। यदि हिमालय ना होता तो साइबेरिया से आने वाले शीत वायु और शीत स्ट्रीम जो है, शीत वायु धाराएं हैं, वो उत्तर भारत को एक शीत मरुस्थल में परिवर्तित कर देती। इसलिए कथन 2 सही है। कथन 1 इसलिए गलत है, हालांकि यह सही है कि भारत की 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून को हिमालय द्वारा अवरुद्ध करने के पश्चात होता है, किंतु भारत में वर्षण का केवल एक ही माध्यम नहीं है। भारत में वर्षण होता है पश्चिमी विक्षोभ से भी होता है, लौटते मानसून से भी होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून हिमालय के अवरुद्ध किए जाने के पहले ही पश्चिमी घाट पर वर्षा करा देता है। कथन 1 इसलिए गलत है, कथन 2 सही है केवल, और विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। अगला प्रश्न पुनः पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से। रामसर अभिसमय के अंतर्गत किसी आर्द्र भूमि को अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने की क्या शर्तें हैं, क्या मानदंड है? 4 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त इसमें गलत है, क्योंकि ये जो शर्तें होती हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इसमें कहा गया है पहली शर्त में कि वह विशेष आर्द्र भूमि इस प्रकार की आर्द्र भूमि होनी चाहिए जिसमें कोई संवेदनशील प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति अलग अलग स्थितियों में संरक्षण होना चाहिए। अर्थात या तो वह दुर्लभ हो, या संकटग्रस्त हो, या अति संवेदनशील हो, तब उस आर्द्र भूमि को हम किसी अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमि के रूप में पहचान दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 46। ठुमरी से संबंधित दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल के बारे में। इल्बर्ट बिल क्या कहता था? इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय और यूरोपीय दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए आपराधिक मामले, यहां पर कहा गया है कि सिविल क्षेत्राधिकार नहीं, आपराधिक क्षेत्राधिकार को एक ही न्यायालय के अंतर्गत या समान स्तर पर लाने की बात करता है। कथन 1 गलत हो जाता, 2, 3 सही हैं। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। भारत सरकार सशस्त्र बल विशेषाधिकार अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अनुसार कहां कहां लगाया जा सकता है? आप याद करिए। जम्मू कश्मीर में है, मणिपुर में है। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां पर आंतरिक गतिरोध चल रहा हो, बाहरी आक्रमण से डर हो, सीमाएं विवादग्रस्त हों इत्यादि। इरोम शर्मिला टाइगर का नाम जानते हैं आप लोग, द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। अफस्पा के विरुद्ध ही वह हड़ताल पे है, भूख हड़ताल पे पिछले 1.5 दशक से। अर्थात राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में अफस्पा नहीं लगाया जा सकता। 3 गलत है, केवल 1, 2, 4 सही। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रशासनिक कर सुधार का आयोग का उद्देश्य है आयकर प्रक्रियाओं को अधिक कारगर और पारदर्शी बनाना तथा प्रतिगामी कर की तुलना में प्रगतिशील कराधान को सुनिश्चित कराना। प्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर के अनुपात को, अप्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर के अनुपात को बढ़ाने का उद्देश्य प्रशासनिक कर सुधार आयोग का काम नहीं है। 2 गलत है, केवल 1 और 3 सही है। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए, जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं तो कहते हैं भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिलता है, इसे जनसांख्यिकीय लाभांश भारत में अधिक है। इसका क्या तात्पर्य? इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश का तात्पर्य है भारत में वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है, अर्थात भारत में वर्किंग पॉपुलेशन या कार्यकारी जनसंख्या का जो जीवन प्रत्याशा है वो अधिक, अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि की कम दर
अर्थात निम्न प्रजनन दर। इसका तात्पर्य हुआ कि जनसांख्यिकीय लाभांश हम उन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ रूप से बता पाएंगे जब प्रजनन दर में कमी हो और औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो, अर्थात 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 50 विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे देखते हैं। भारत के मंगल मिशन से संबंधित है। यह कहता है कि भारत का मंगल मिशन एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा सफल मिशन था। यही कथन गलत है। वास्तव में भारत का मंगल मिशन विश्व का चौथा सफल मिशन है। नासा के, सोवियत संघ के और यूरोपियन यूनियन के मंगल मिशन के पश्चात मंगल मिशन चौथा सफल मिशन रहा जो कि भारत की तरफ से रहा। अर्थात कथन 1 गलत है और 2, 3 सही है। तो विकल्प सी हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। प्रश्न संख्या 52 की जहां तक बात है, सहारिया जनजाति के संबंध में कथन है। सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मुंडा भाषा बोलती है और ये बहिर्विवाही है। अर्थात कथन 1 और 2 गलत हैं। इसके अतिरिक्त ये कुशल लकड़हारे होते हैं, यहाँ सही है और कथन 4 भी सही है। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है प्रश्न संख्या 52 के लिए। 53 पारिस्थितिकी पर्यावरण से किसी पर्यावरण तंत्र में किसी भी प्रकार के प्रश्न संख्या 53 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से प्रश्न है। इस प्रश्न के अनुसार किसी पर्यावरणीय तंत्र में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी पुनः पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जो क्षति हुई है वो अस्थायी ना हो, अर्थात उसकी स्थिरता निम्न स्तर की हो और नम्यता उच्च हो। निम्न स्थिरता और उच्च नम्यता सही है। विकल्प डी। फुलकारी से संबंधित यदि हम बात करें तो फुलकारी पंजाब राज्य से संबंधित है। केवल 2। रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में दोनों ही कथन सही है। स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था, उग्र राष्ट्रवाद की निंदा की थी। चलिए समाजवाद और साम्यवाद की बात है। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद के तौर पर यह कहा जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर भारी उद्योगों पर पूर्ण राज्य के स्वामित्व का समर्थन नहीं करता। यह काम साम्यवाद करता है। दोनों कथन एक दूसरे के उल्टे हैं और एक भी सही नहीं है, अर्थात विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। माफी चाहेंगे, समाजवाद उद्योगों के आंशिक राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता है, जबकि साम्यवाद बड़े उद्योगों और कृषि के पूर्ण राज्य के स्वामित्व का समर्थन करता है। यह कथन सही है। साम्यवाद के अनुसार सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए, जबकि समाजवाद कहता है कि आंशिक राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसका वितरण समाज के निम्नतम स्तर तक होना चाहिए। कथन 1 सही है, इसलिए विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है हमारा प्रश्न संख्या 56 में। प्रश्न संख्या 57 तीनों ही अवधारणाएं भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित हैं। 58 पुनः पारिस्थितिकी पर्यावरण से जनसंख्या और समुदाय की बात की गई है। जनसंख्या क्या है? एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति वह जीव प्रजाति कहलाती हैं, स्पीसीज, जो कि परस्पर प्रजनन कर सकते हैं। परस्पर प्रजनन कर सकने में सक्षम जीवों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है, अर्थात प्रजातियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है, जबकि एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के जीव शामिल होते हैं।
दोनों कथन एक दूसरे के उल्टे हो गए हैं, अर्थात विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, उपग्रह और उससे संबंधित घूर्णन काल तथा उसकी गति की बात की गई है। अलग अलग भार के उपग्रह एक ही त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किंतु इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। यह कथन गलत है। एक ही कक्षा में, एक ही त्रिज्या वाली कक्षा में चक्कर लगाने वाले विभिन्न उपग्रहों की गति समान होती है और यह उनके मास अर्थात द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, उसके मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त जो उपग्रह ग्रह के जितने समीप होगा वह उतना ही तेज घूमेगा, दूर वाला उपग्रह धीमे घूमेगा। अर्थात उपग्रह की घूर्णन की गति उसके ग्रह से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि दूरी अधिक है तो गति कम हो जाएगी। कथन एक गलत है, दो सही है, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रीनलैंड भारत से बहुत छोटा है। भारत विश्व का 7वां सर्वाधिक बड़ा देश है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जबकि ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मुख्य भूभाग है वह कर्क रेखा के ऊपर है, किंतु इसका हवाई द्वीप जो है, हवाई द्वीप समूह, वो कर्क रेखा के नीचे है। अर्थात दोनों ही कथन गलत हैं, विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। गत का नृत्य के संबंध में दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रश्न है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो भारत में सभी प्रकार के चुनाव कराता है। यह कथन गलत है। निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं कराता। इसके अतिरिक्त कथन बी भी गलत है, क्योंकि कथन बी के हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है किंतु हटा नहीं सकता। हटाने के लिए दोनों संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। कथन सी भी गलत है, क्योंकि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति के उसके सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य पद पर नियुक्ति से उसे रोकता नहीं है। कथन डी भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन सही नहीं, विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के संबंध में दो तरीके की मौद्रिक नीति होती है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, संकीर्णवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति बाजार में मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि करता है, संकीर्णवादी मौद्रिक प्रवाह को रोकता है। सीधा सीधा प्रश्न संख्या 63, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण पूछा गया। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती, जो धरती पर भौगोलिक परिवर्तन के पहले ही उपस्थित थी। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय बनने के पहले ही इनका आविर्भाव हो चुका था। अर्थात ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। गंगा उत्तरवर्ती नदी है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हुई है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में बात कही गई है। इनकी प्रकृति विधता अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है, और उपयुक्त विधानों के माध्यम से इन्हें बाध्यकारी किया जा सकता है, ये भी सही है। गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। अगुला धारा गर्म समुद्री धारा है, सही कथन है। इरमिंगर धारा भी आइसलैंड के पश्चिमी तट की ओर चलती है, गर्म धारा है। बेंगुला धारा अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट की ओर नहीं चलती है, पश्चिमी तट पर चलती है। आप कुछ महत्वपूर्ण धाराओं, उनका क्षेत्र और उनकी प्रकृति जरूर पढ़ लें, इससे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। बेंगुला धारा ठंडी धारा है और जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है, अर्थात ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में यह प्रवाहित होती है। चार विभिन्न प्रकार के जीवों में से बंगाल फॉक्स, गौर और मरखोर, ये दोनों एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं।
पेलिकन एक पक्षी होता है या एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल नहीं है। मौर्यकाल के संदर्भ में गूढ़ पुरुष का क्या अभिप्राय था? गूढ़ पुरुष नाम ही बता रहा है, गुप्तचर हुआ करते थे। प्रोकैरियोट्स के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। प्रोकैरियोट्स अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग नहीं मिलते। एक गोलाकार गुणसूत्र होता है, वह गुणसूत्र किसी प्रकार के केंद्रक में नहीं होता। कथन 1 सही, कथन 3 सही है। प्रोकैरियोट्स में जब केंद्रक ही नहीं है तो विभाजन कैसा होगा? यूकैरियोट्स में केंद्रक का विभाजन होता है माइटोसिस या मियोसिस के माध्यम से, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। 2 गलत है, 1 और 3 सही है, खाली बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। नीति आयोग के संबंध में कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत आवश्यक है। नीति आयोग के संबंध में यहाँ पे कथन यह गलत है कि संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत नहीं हुआ है, वरन नीति आयोग का गठन एक प्रस्ताव के तहत किया गया है, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत किया गया है। बाकी कथन सही है, 2 और 3 विकल्प सी। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में चयनात्मक साख नियंत्रण का क्या उद्देश्य हो सकता है? चयनात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य हो सकता है संवेदनशील वस्तुओं के लिए साख विनियमन। ऑप्शन सी, विकल्प सी। एजेंडा 21 के विषय में कौन सा कथन सही है? एजेंडा 21 संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से, किंतु यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्णतया अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वरन यह विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, वैश्विक स्तर पर, देशीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर, यहां तक कि स्थानीय स्तर पर भी एक कार्य प्रणाली है। सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य योजना है, बिल्कुल सही, कथन 1 गलत है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र संगठनों से स्वतंत्र भी हो सकती है। संख्या 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडे की बात करती है, बी सही है प्रश्न संख्या 73 के लिए। 74 जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन सी गलत है, ए और बी सही है, क्योंकि जैविक कृषि में संश्लेषित या रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता नहीं होती। कीटनाशकों से भी मुक्त होते हैं और रासायनिक उर्वरकों से भी मुक्त होते हैं ये। 75 के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, विश्व पर न्यूनतम होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ध्रुवों पर अधिकतम होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घूर्णनकरण और कम हो जाता है, पृथ्वी की कोणीय गति में वृद्धि के साथ कम होता जाता है। तीनों कथन सही है प्रश्न संख्या 75 में। 76 वर्ष डिस्पैच के संबंध में तीनों कथन सही हैं। चलिए, संसदीय प्रणाली, भारत की जो प्रणाली है, जैसे कि संवैधानिक संसदीय प्रणाली किन बातों पर बल देती है? उत्तरदायी सरकार, बिल्कुल। अस्थिर सरकार, गलत है। विस्तारित प्रतिनिधित्व की बात करता है किंतु शक्ति पृथक्करण की बात नहीं करता। यह फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय शासन की विशेषता है, अर्थात केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या व्यापक प्रतिनिधित्व करना है और एक उत्तरदायी सरकार देना है, अर्थात केवल 1 और 3, अर्थात विकल्प बी इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 77 का विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर होना चाहिए। का विकल्प बी। राजकोषीय नीति संदर्भित करती है 2 प्रकार की नीतियां होती हैं। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, राजकोषीय नीति निर्धारित करती है केंद्र सरकार।
कराधान से संबंधित, बचत एवं खर्चों से संबंधित प्लस राजस्व से संबंधित यह नीति होती है। अर्थात व्यय एवं राजस्व के संबंध में सरकार की सभी नीतियों को राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में दोनों कथन सही हैं। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के विषय में जो बात कही गई है वह यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों पर किसी प्रकार का गैर मौद्रिक लाभ देता है, उस पर जो टैक्स दिया जाता है उसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं। अर्थात विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। सुनामी का कारण क्या हो सकता है? हिमनद स्खलन बिल्कुल है। जब ग्लेशियर टूट के गिरते हैं तो उससे सुनामी आ सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट भी है, उल्का प्रभाव भी है, किंतु चंद्रमा द्वारा आरोपित आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्तरदायी है ज्वार भाटा के लिए, सुनामी के लिए नहीं। 1, 2, 3 सही है, विकल्प बी। देवबंद आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करना था। परंपरागत तरीकों के आधार पर, शरिया के आधार पर। एल नीनो के संबंध में कथन 1 और 2 सही है। पेरू के मछुआरों के लिए लाभदायक है, कथन गलत है, क्योंकि पेरू के तटों पर वर्षा कराता है और जिसके कारण मछुआरे मछली पालन या मछली पकड़ नहीं पाते। कथन 3 गलत है, केवल 1 और 2 सही है, विकल्प ए सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा क्या नहीं है? जैव ईंधन पर जो राष्ट्रीय मिशन बनाया गया है वह भारत में जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है, वह उससे स्वतंत्र है। एशियाई विकास बैंक के संबंध में दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 86 में भी 3 प्रकार के अंतरिक्षयान, उनका विवरण सुमेलित है। कथन 1, 2, 3 तीनों ही सही है, अर्थात विकल्प डी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। राजा राममोहन राय के बारे में जो कथन बताए गए हैं पूर्णतः सही है। उन्हें भारत का, आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए, कार्बन कटौती शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। यहां पे कार्बन कटौती या कार्बन ऑफ सेटिंग का जो तात्पर्य है वो किसी प्रकार के कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन व्यापार की बात नहीं करता। यह एक ऐसा साख पत्र है जो कि किसी अन्य स्थान पर हरित गैस के उत्सर्जन में कमी लाने और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए दिया जाता है। विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर यहां पर। यदि किसी राज्य में किसी कार्यरत मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए उस सत्ताधारी दल का एक नेता चुना जाता है और उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। इसमें राज्यपाल का विशेषाधिकार नहीं है। कथन 2 गलत है, केवल कथन 1 सही है। धन वित्त विधेयक के विषय में दिए गए दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 91 में तीनों ही अभिसमय अपने विवरण से सुमेलित हैं। 1, 2, 3 डी सही है। मधुबनी चित्रकला मिथिला चित्रकला के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। चित्रकला का मुख्य विषय भी सही है, किंतु चित्रकला को केवल वैवाहिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है, ऐसा नहीं है। किसी भी मंगल अवसर पर यह चित्र बच्चे के जन्म के समय, मुंडन के समय, अन्य संस्कारों के समय, छठ पूजा के समय, किसी भी मंगल अवसर पर ये चित्र चित्रित किए जा सकते हैं। कथन 3 गलत है, केवल 1 और 2 सही है। उदंती वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। उदंती वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। 1 और 2 सुमेलित हैं, सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 94 का कथन 1 गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार केवल खाद्यान्नों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती, वरन यह तिलहनों तथा गन्ने के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्गत कर सकती है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर। भारत में पाए जाने वाले बाघों का संरक्षण करना बिल्कुल है। बाघ अभयारण्य में निवास करने वाली जनजातियों के अधिकारों का पुनर्रक्षण करना एकदम सही है।
किंतु प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल बढ़ाकर 1 लाख वर्ग किलोमीटर करना, ऐसा कोई उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का नहीं है। पिट्स का भारतीय अधिनियम के संबंध में दोनों कथन सही हैं। संविधान की प्रस्तावना कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, क्योंकि कथन संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया, जो कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था 1976 में, 1976। 2 गलत है, 1 और 3 सही है। सरकार की राजकोषीय नीति इन उपरोक्त तीनों कारकों, तीनों मानकों को प्रभावित कर सकता है। राजकोषीय नीति से निर्धारित होता है कि असमानता एवं निर्धनता को कैसे कम किया जाए, निर्यात में कैसे वृद्धि हो, रोजगार कैसे सृजन किया जाए, रोजगार का सृजन कैसे हो, ये राजकोषीय नीतियां निर्धारित करती हैं, अर्थात तीनों ही सही हैं, 1 2 3। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में 10 सदस्य हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 10 सदस्य हैं। भारत और पापुआ न्यू गिनी इसके सदस्य नहीं है। इसमें ब्रुनेई है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और ब्रुनेई। 10 सदस्य, केवल 1 2 और 5 विकल्प सी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। अंतिम प्रश्न, दक्कन विप्लव जो था साहूकारों के विरुद्ध था। साहूकारों के पास कब्जे में रखे गए बॉन्ड को ऋणदाता, जो लेनदार थे, उन्होंने लूट लिया था। और ऐसा नहीं था कि विद्रोह बहुत दिनों तक चलता रहा है, बहुत ही छोटा विद्रोह था। इसलिए कथन ए सही है, केवल बी गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव नहीं था। और यह विरोध बहुत छोटा था, यह लंबा नहीं चला, इसलिए केवल ए सही है। मित्रों, यह एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण था, विश्लेषण था। इसका उद्देश्य था कि किन प्रश्नों में कहां पर क्या बुनियादी मुख्य बिंदु हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम कैसे आगे बढ़ें। आगे वाले विश्लेषण में यह बताया जाएगा। जाहिर है कि प्रत्येक प्रश्न का विवरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह बताया जाएगा कि किन प्रश्नों को हल किया जाना है और किन प्रश्नों को छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी विषय के मूलभूत प्रश्न, आधारभूत अभिधारणाओं पर प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, चाहे वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी हो, पारिस्थितिकी, पर्यावरण हो, भूगोल हो, आर्थिक परिदृश्य हो, इतिहास हो, कला एवं संस्कृति हो। अगर उससे कोई बहुत ही गूढ़ प्रश्न आता है तो उसे छोड़ा जा सकता है। क्लिष्ट प्रश्न आता है तो कुछ चांस बनता है कि वो गलत हो जाए, किंतु इन विषयों से संबंधित जो बेसिक या मूलभूत प्रश्न हैं वो हल होने ही चाहिए। बस एक बात मान के चलिए आप, और एक बात पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद।